हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। आज हम समझने वाले हैं बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को। क्या क्या बात करने वाले हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलग अलग घटक क्या है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के क्या कारण है और करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो यही सारी बातें हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। शुरू करते हैं बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जिसे हम हिंदी में भुगतान संतुलन भी कहते हैं। देखिए, इस ग्लोबल इकोनॉमी में विश्व के सारे देश आपस में व्यापार करते हैं। कोई भी देश कुछ चीजों या कुछ सेवाओं का आयात करता है और कुछ चीजों और सेवाओं का निर्यात करता है। तो जब कोई देश चीजों या सेवाओं का निर्यात करता है तो उसे पैसे प्राप्त होते हैं, और जब वो देश चीजों या सेवाओं का आयात करता है तो उसके पैसे खर्च होते हैं। तो जब किसी देश द्वारा एक विशेष अवधि, विशेष रूप से 1 साल की अवधि में इन चीजों के आयात या निर्यात से, इन सेवाओं के आयात या निर्यात से जो भी पैसे प्राप्त हुए या जो भी पैसे इसके खर्च हुए, यदि वो उसका विवरण करता है तो यही विवरण कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित अवधि में मुख्य रूप से 1 साल की बात होती है। तो ये एक ऐसा विवरण है जो कि 1 साल के दौरान किसी देश के निवासियों तथा विश्व के बाकी देशों के साथ हुए मौद्रिक लेन देनों का रिकॉर्ड करता है। अगर आसान भाषा में और समझे तो बीओपी क्या है? पैसों का रिकॉर्ड है। किन पैसों का? जो एक देश बाकी देशों के साथ आयात निर्यात करके प्राप्त करता है या खर्च करता है। अब कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी सेवाओं द्वारा यह मौद्रिक लेन देन होता है? भाई, कोई भी देश वस्तुओं का आयात निर्यात करता है और पैसे कमाता है और खर्च करता है। कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती है? भारत के केस में समझे तो मुख्य रूप से भारत मसालों का निर्यात करता है, लेकिन गोल्ड का बहुत मात्रा में आयात करता है। पेट्रोलियम, कच्चे तेल का आयात करता है और इसी को रिफाइन करके फिर अलग अलग प्रोडक्ट करके निर्यात भी करता है। तो वस्तुओं का आयात निर्यात करके भी कोई देश पैसा कमा सकता है या खर्च कर सकता है। दूसरा है सेवाओं का आयात निर्यात। सेवाएं में मुख्य रूप से ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट का आयात निर्यात होता है। भारत मुख्य रूप से आईटी सर्विस को निर्यात करके बहुत सारा पैसा कमाता है। तो इसी प्रकार अलग अलग सेवाओं के आयात निर्यात से कोई देश पैसा कमा सकता है या उसका पैसा खर्च हो सकता है। तीसरा है वित्तीय संपत्तियां, जिसमें मुख्य रूप से बॉन्ड और स्टॉक आते हैं। जैसे कि विदेश की कोई कंपनी या कोई व्यक्ति है जो कि भारत की किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है, इसका मतलब भारत को वो पैसा प्राप्त हो रहा है। और इसका उल्टा, यदि भारत का कोई व्यक्ति या भारत की कोई कंपनी विदेश की किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है तो इसका मतलब भारत का पैसा खर्च हुआ है। चौथा है वास्तविक संपत्तियां, जैसे कि कोई मशीनरी खरीद ली या कोई भूमि खरीद ली। यदि कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी भारत में कोई मशीनरी खरीदती है, भारत की किसी कंपनी की मशीनरी खरीदती है या भारत में भूमि खरीदती है, तो भारत को पैसा प्राप्त होगा। और इसका उल्टा, यदि भारत का कोई व्यक्ति या कंपनी विदेशी मशीनरी, विदेशी सामान खरीदता है या फिर विदेश में कोई जमीन खरीदता है, तो भारत का रुपया खर्च हुआ और उस देश का तो पैसा आया है। अब ये लेन देन जो है, चाहे उस देश का व्यक्ति करे, उस देश की कंपनियां करे या उस देश की सरकारें करे, ये सारा ही बीओपी के अंतर्गत आएगा। अब इन सारी चीजों को बीओपी में मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक करंट अकाउंट, जिसे हिंदी में चालू खाता कहा जाता है, और दूसरा कैपिटल अकाउंट, जिसे हिंदी में पूंजी खाता कहा जाता है। और एक और भाग है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, आधिकारिक रिजर्व खाता, जो इस कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा है। तो
बीओपी में जितना भी लेन देन होता है इनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, करंट अकाउंट यानी चालू खाता और कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। एक एक करके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। करंट अकाउंट में मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात बताया जाता है। वस्तुएं मतलब जैसे कि भारत के केस में हम मसाला बेचते हैं, दूसरे देशों को निर्यात करते हैं बड़ी मात्रा में, या चावल निर्यात करते हैं, या फिर पेट्रोलियम कच्चा तेल बहुत बड़ी मात्रा में आयात करके उसको रिफाइन करके बेचते हैं। प्रीशियस मेटल भी हम बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। तो इन वस्तुओं का आयात और निर्यात किसका हिस्सा हो जाएगा? करंट अकाउंट में आएगा। और ये वस्तुएं चूंकि देख सकते हैं, इनको छू सकते हैं, इसलिए ये विजिबल यानी कि दृश्यमान के अंतर्गत आएगी। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि करंट अकाउंट में ये विजिबल पार्ट क्या है, तो जो वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है वो ही है विजिबल या दृश्यमान पार्ट। दूसरा है इसका सेवाओं का निर्यात और आयात। सेवाएं जैसे कि हमने बात की कि जैसे भारत बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैवल और टूरिज्म का निर्यात करता है। भारत में विदेशों से बहुत सारे सैलानी हर साल यहां घूमने आते हैं और भारत को पैसा देके जाते हैं। तो ट्रैवल और टूरिज्म एक प्रकार की सर्विस है जो कि भारत बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। इसके अलावा आईटी सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, ये कॉल सेंटर द्वारा विदेशों को दी गई सर्विसेज सारी सेवाओं के अंतर्गत आएगी। और ये सेवाएं किसका हिस्सा है? करंट अकाउंट का हिस्सा है। चूंकि इन सेवाओं को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए ये इनविजिबल या अदृश्यमान पार्ट बनाती है करंट अकाउंट का, इनविजिबल पार्ट। ये तो हो गई वस्तुएं और सेवाएं। इसका तीसरा पार्ट एक और है, ट्रांसफर पेमेंट यानी कि स्थानांतरण भुगतान। स्थानांतरण भुगतान मतलब कि जैसे सऊदी अरब में कोई भारतीय व्यक्ति रह के पैसा कमा रहा है और वो अलग अलग माध्यम से, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से ही या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही भारत में रह रहे अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहा है, यानी कि रेमिटेंस भेज रहा है, यानी कि वो पैसा प्रेषण कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? स्थानांतरण भुगतान के अंतर्गत आएगा। और ये स्थानांतरण भुगतान किसका हिस्सा है? करंट अकाउंट का हिस्सा है। स्थानांतरण भुगतान में और क्या क्या आएगा? भारत को यदि कोई उपहार मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है या कोई ग्रांट्स मिल रहा है। ग्रांट क्या है? एक तो होता है लोन, एक होता है ग्रांट। जब कोई व्यक्ति लोन देता है तो उसको वापस लोन रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन ग्रांट्स में ऐसा नहीं है। ग्रांट्स में वापस पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता है। तो गिफ्ट है, ग्रांट्स है या रेमिटेंस है, ये सारे हिस्से स्थानांतरण भुगतान के पार्ट बनते हैं, ट्रांसफर पेमेंट के पार्ट बनते हैं, और ये ट्रांसफर पेमेंट करंट अकाउंट का हिस्सा है। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मुख्य रूप से वस्तुएं और सेवाओं का लेन देन नहीं होगा, बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस होंगे, परिसंपत्तियों में चेंजेस होंगे। जैसे कि यदि एफडीआई या एफपीआई के माध्यम से भारत में पैसा आ रहा है। एफडीआई और एफपीआई क्या होता है? आप इसको आसान भाषा में यह समझिए कि भारत की किसी कंपनी में कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी संस्था अपना पैसा लगा रही है, उसके शेयर खरीद रही है, तो वो ही होता है एफडीआई और एफपीआई। तो ये एफडीआई और एफपीआई कैपिटल पार्ट का हिस्सा है, कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है कि यदि 10% तक शेयर खरीदो तो एफपीआई में आएंगे, और 10% से ज्यादा शेयर खरीदो तो एफडीआई के अंतर्गत आएंगे। तो एफडीआई एफपीआई कैपिटल पार्ट का हिस्सा है। इसके अलावा यदि भारत की कोई कंपनी विदेशों से लोन में पैसा प्राप्त कर रही है, लोन ले रही है, ऋण ले रही है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग। इसके अलावा यदि सरकार अपने सोवरेन बॉन्ड के माध्यम से पैसा उधार लेके आ रही है या उधार दे रही है,
तो वो भी कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाता का हिस्सा होगा। तो कैपिटल अकाउंट में वस्तुओं और सेवाओं की बात नहीं होती है, बल्कि लोन की, एफडीआई, एफपीआई की और बड़े बड़े एसेट्स की बात होती है। तो पूंजीगत खाता में क्या है? किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है। इसमें संपत्ति की खरीद और बिक्री शामिल होती है। इसमें संपत्तियों का स्वामित्व बदल जाता है। संपत्तियों का स्वामित्व कैसे बदल जाता है? यदि कोई विदेशी व्यक्ति या कंपनी भारत की किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो उतना शेयर का मालिक फिर वो विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति हो जाएगा, यानी कि उसका स्वामित्व बदल जाता है। इसमें एक देश और बाकी दुनिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात शामिल नहीं होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? फिर ऋण या उधार शामिल होता है। ऋण या उधार शामिल होता है, यानी कि बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स चाहे कोई कंपनी करे, जिसे हम कॉमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, या सरकारें करें, जिसे हम सॉवरिन बोरोइंग कहते हैं। इसके अलावा निवेश या इन्वेस्टमेंट, जिसे हम समझ चुके हैं, एफडीआई या एफपीआई के माध्यम से किसी कंपनी के शेयर खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजीगत खाता में बेसिक अंतर क्या है? चालू खाता में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात से पैदा होने वाली देश की शुद्ध आय के बारे में बात की जाती है। वहीं कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता में क्या बात की जाती है? दुनिया के बाकी हिस्सों के संबंध में संपत्तियों के स्वामित्व जो बदल जाता है, उसमें शुद्ध परिवर्तन जो आता है, उसके बारे में बात की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ घाटों के बारे में, कुछ बैलेंसेस के बारे में। पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन के बारे में, जो हमने करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट मतलब जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं, उसके बारे में बातें होती है। तो करंट अकाउंट में जो दृश्यमान वाली चीजें थी, जो वस्तुएं चीजें थी, जैसे कि भारत के केस में हमने देखा मसाले बेचता है भारत, चावल निर्यात करता है, बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड आयात करता है, कच्चा तेल आयात करता है। तो ये जो दृश्यमान चीजें हैं, इनका आयात निर्यात बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के वस्तुओं वाले हिस्से, विजिबल वाली चीजों के हिस्से में ही आता है। यदि चीजों का निर्यात ज्यादा हो जाए, बेच हम ज्यादा रहे हैं और आयात हम कम कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा ट्रेड में सरप्लस हो गया, ट्रेड हमारा बढ़ गया, या हिंदी में इसे कहा जाएगा व्यापार अधिशेष। लेकिन यदि हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं, चीजें बाहर से ज्यादा मंगा रहे हैं लेकिन हम बेच कम पा रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा। तो ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट मतलब कि करंट अकाउंट में मुख्य रूप से किसकी बात होती है? वस्तुओं की, सेवाओं की और ट्रांसफर पेमेंट की बात होती है। तो यदि इन तीन चीजों का आयात हम ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, यानी कि हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और हमारी कमाई कम हो रही है, तो उसे कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट वाले पार्ट में निर्यात कम, आयात ज्यादा, तो वो हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। भारत में बहुत ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट जनरली रहता है, और इसका मुख्य कारण यह है कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, साथ ही भारत गोल्ड भी बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है। ये दोनों ही भारी वस्तुएं हैं, महंगी वस्तुएं हैं, और इनकी मात्रा भी बहुत बड़ी होती है भारत के मामले में। तो इसलिए भारत का हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा ही रहता है। यदि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों ही हो जाए, ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? हमने बजट वाले चैप्टर में पढ़ा था, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, यदि सरकार का खर्चा ज्यादा है, एक देश को चलाने के लिए सरकार का खर्चा ज्यादा है और आय कम है, तो सरकार उधारी करके इस अंतर को पाटने की कोशिश करेगी। तो यही उधारी होती है फिस्कल डेफिसिट। यदि फिस्कल डेफिसिट भी है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी है तो उसे कहा जाएगा दोहरा घाटा या डुअल डेफिसिट। तो इस डुअल डेफिसिट को, इस दोहरे घाटे को याद रखना है कि दोहरे घाटे के अंतर्गत क्या आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों ही हो जाए तो दोहरा घाटा हो जाता है। इस करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाने की वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नुकसान होने लगता है, उस देश के लिए यह अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि कोई भी देश आयात ज्यादा कर रहा है, सामान ज्यादा मंगा रहा है और निर्यात कम कर रहा है, यानी कि बेच कम पा रहा है। अब इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझना कि जैसे कोई एक देश है, वो आयात ज्यादा कर रहा है, दूसरे देशों से सामान ज्यादा मंगा रहा है। अब माना कि भारत यूएसए से कोई सामान मंगा रहा है, तो यूएसए को पेमेंट देने के लिए भारत के पास डॉलर होने चाहिए, ठीक है, आयात ज्यादा कर रहा है तो डॉलर भी ज्यादा होने चाहिए। वहीं निर्यात कम कर रहा है, भारत यूएसए को कम चीजें बेच पा रहा है, यानी कि यूएस वासियों को रुपए की कम जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो तो भारत का सामान खरीद ही नहीं रहे, तो भारत को डॉलर की जरूरत ज्यादा, यानी कि भारत डॉलर ज्यादा मांग रहा है, यानी कि डॉलर की मांग बढ़ गई है। और यूएस वासी जो है वो रुपए की कम मांग कर रहे हैं, यानी कि रुपए की मांग कम हो रही है। अब जिस चीज की मांग ज्यादा होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और जिस चीज की मांग कम होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जिसकी मांग ज्यादा फिर वो मजबूत भी हो जाएगा, यानी कि रुपए के सामने डॉलर मजबूत हो जाएगा। एक कंडीशन समझिए कि $1 में 50 रुपए या 50 रुपए में $1 आता हो, और यदि ये आयात निर्यात की गड़बड़ी हो जाए, यानी कि डॉलर मजबूत हो जाए और रुपया कम हो जाए, तो फिर $1 में 80 रुपए आएगा, या फिर 80 रुपए खर्च करने पड़ेंगे $1 को प्राप्त करने के लिए। तो यदि आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी मुद्रा की मांग में कमी हो जाएगी। मुद्रा की मांग में कमी हो जाएगी तो मुद्रा मूल्य कमजोर हो जाएगा, और मुद्रा मूल्य कमजोर हो जाएगा तो आयात हमें महंगा लगेगा, और आयात महंगा लगेगा तो पूरे देश में महंगाई हो जाएगी, और इस महंगाई की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम फिर उस देश को देखनी पड़ेगी। तो यानी कि कुल मिलाकर करंट अकाउंट डेफिसिट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कम कैसे कर सकते हैं? एक तो कच्चे तेल की खपत कम कर दो, दूसरा सोने का आयात कम कर दो, दूसरा निर्यात बढ़ा दो। निर्यात के लिए कृषि क्षेत्र को डेवलप करो, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करो, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दो। इसके अलावा एफडीआई और एफपीआई को भी भारत में आने के लिए बढ़ावा दो। यानी कि कुल मिला के भारत में पैसा ज्यादा लाना है और खर्च कम करना है, तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल होने लगेगा। लास्ट देख लेते हैं, ये बीओपी, पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में यदि हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं तो बीओपी सरप्लस हो जाएगा, और यदि निर्यात हम कम कर रहे हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं तो अपना बीओपी डेफिसिट हो जाएगा। यदि बीओपी डेफिसिट ज्यादा होता है तो भारत की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इस बीओपी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए अपने खजाने में से जो विदेशी पूंजी है वो बाजार में डालने की कोशिश करता है। लेकिन यदि इस आरबीआई के पास, केंद्रीय बैंक के पास ये विदेशी पूंजी नहीं है तो इसे कहा जाएगा बीओपी संकट या मुद्रा संकट। तो मुद्रा संकट क्या होता है? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होने लगता है और इस डेफिसिट को पाटने के लिए सेंट्रल बैंक, भारत के केस में आरबीआई के पास विदेशी पूंजी न हो तो इसे कहा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट, जो कि भारत में 1991 में आया था। तो जब 1991 में भारत आया तो वो कौन सी संस्था के पास गया? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यही काम है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिरता हो। तो यदि किसी देश को कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट आ जाए, मुद्रा संकट आ जाए, तो IMF अपने
एसडीआर के माध्यम से, ये एसडीआर क्या है हमें जानने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, एक तरह की ये इमेजिनरी करेंसी होती है जिसके माध्यम से आईएमएफ अपने सदस्य देशों की हेल्प करने की कोशिश करता है। इसमें मुख्य रूप से 5 करेंसी का बास्केट है। 5 करेंसी कौन सी है? यूएस का डॉलर है, इसके अलावा यूरोप का यूरो है, ठीक है, चीन का युआन है, जापान का येन है और एक है पाउंड। तो एसडीआर के बास्केट में, एसडीआर बास्केट आईएमएफ का एक हथियार है जिसके माध्यम से वो अपने सदस्य देशों की हेल्प करता है। इसमें 5 करेंसीज का बास्केट है। तो ये सारी चीजें थी अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, सारी ही चीजें एकदम टू द पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।